कलेक्टर दीपक सक्सेना ने हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत तिरंगा यात्रा एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक ली और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 13 अगस्त को शहीद स्मारक गोल बाजार से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन भंवरताल उद्यान में होगा। साथ ही वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शहरवासियों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की। हर घर तिरंगा मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कार्यक्रम चालू किया जा रहा है। मुख्य आकर्षण जो कार्यक्रम का रहेगा वो 13 तारीख को होगा, जब तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शाम को 4 बजे तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक से चालू होगी और भंवरताल वाला जो उद्यान है वहाँ पे ख़त्म होगी। भंवरताल वाले उद्यान पे वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे राष्ट्रभक्ति से संबंधित। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें भाग लें। इसका एक ऑनलाइन इसका एक पोर्टल बनाया गया है, उसकी लिंक हम बहुत जल्दी इशू कर रहे हैं। उसके माध्यम से जो लोग उसमें आना चाहते हैं वो अपनी एंट्री उसमें करा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात संबंधी व्यवस्थाओं के साथ अभियान को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के लिए 10 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। सिंगल क्लिक के जरिए उनके बैंक अकाउंट में 1,250 रुपए के साथ ही रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहुंचाई। जिला स्तर पर लाडली बहना उत्सव आयोजित किए गए। जबलपुर जिले का कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने लाडली बहनों से राखी बंधवाई और उन्हें सुरक्षा का वचन दिया। उत्सव में स्व सहायता समूह के सदस्यों के स्टॉल भी लगे नजर आए। रक्षाबंधन के त्यौहार में लाडली बहना योजना, लाडली बहनों को आभार सह उपहार आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से लोग वर्चुअल के माध्यम से उनसे जुड़े। आज हम लोगों ने भी यहाँ पर रक्षाबंधन के त्यौहार के पूर्व बहनों से राखी बंधवाई और आज 1250 के साथ 250 रुपये अतिरिक्त इस माह लाडली बहना जो हमारे मध्य प्रदेश में है उनके अकाउंट में आज पैसा जा रहा है। जबलपुर शहर की जो हमारी 3 लाख से ज़्यादा 4 लाख के आसपास लाडली बहना उनके अकाउंट में आज पैसा जा रहा है। साथ ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर आज उन्हें उपहार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से जा रहा है। हम लोगों ने भी राखी बंधवा के आशीर्वाद प्राप्त किया बहनों से। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन का सीधा प्रसारण भी सुनाया गया। ये लाडली बहना का प्रदेशव्यापी कार्यक्रम है जो रक्षाबंधन के त्यौहार तक जारी रहेगा। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ जबलपुर में भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी विजयपुर से श्योपुर जिले से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे लगता है ये कार्यक्रम महिलाओं के आगे विकास में काफ़ी योगदान है। अधिकारियों ने बताया कि जबलपुर जिले में करीब 4 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। सरकार अब तक इस योजना के जरिए लाडली बहनों के बैंक खातों में 11,000 करोड़ रुपए भेज चुकी है। मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि योजना आगे भी जारी रहेगी। बीजेपी के द्वारा 11 से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और 14 अगस्त को देश के विभाजन के दौरान हुए नरसंहार को याद करते हुए विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। भाजपा के नगर अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान शहीदों के स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और लोगों को विभाजन की त्रासदी के बारे में बताया जाएगा। 15 अगस्त और उसके पहले हर घर में तिरंगा लहराया जाए, हर घर तक हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचे और न केवल तिरंगा लहराएं बल्कि लोगों से बातचीत करें। ये तिरंगा हमारी आन बान शान है, हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है कि हमारी तिरंगा यात्रा निकले, हर घर तिरंगा लहराए और एक आंदोलन बनकर एक जज्बा देशभक्ति का जज्बा हर नौजवान के बीच में जागृत हो। इस दिशा में हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो हम देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर से ये देश परम वैभव की ओर आगे बढ़ेगा। जिले में यूरिया की कमी से किसान बेहद परेशान हैं। आलम यह है कि कृषक कृषि उपज मंडी एवं खरीदी केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको यूरिया नहीं मिल रहा है। लिहाजा किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि उन्हें भटकाया जा रहा है और कालाबाजारी भी जमकर की जा रही है।
तारीख से आ रहे हैं। 5 को पर्ची नहीं मिली, 5 को बोला कि 7 तारीख को पर्ची मिलेगी, 7 को आए, 7 को नहीं मिली, 8 को नहीं मिली, आज 9 तारीख हो गई, आज भी नहीं मिल रही है। और 11:40 हो चुका है अभी तक, और अभी तक साहब आए नहीं। फ़ोन लगा रहे, फ़ोन लग नहीं रहा है उनका। इस मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि जिले में 28,000 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड है, जबकि 22,000 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया जा चुका है। फिलहाल 500 मीट्रिक टन यूरिया शेष है और 2 रैक यूरिया की डिमांड शासन को भेजी गई है, जो लगभग 3 दिनों में आ जाएगी। देखिए, यूरिया की जो कमी है वो काफ़ी दिनों से शुरू से ही थी ज़िले में, लेकिन इसके बावजूद करीब 28,000 मीट्रिक टन की डिमांड है यूरिया की। उसके अगेंस्ट में हमारे पास जो है 22,000 मीट्रिक टन उपलब्ध हो चुका है, जो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। अभी 500 मीट्रिक टन के आसपास जो है वो अभी हमारे पास और उपलब्ध है। हमने 2 रैक के लिए डिमांड की है और ये मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में ये रैक हमारे पास आ जाएंगी, तो यूरिया के संबंध में जो दिक्कत लोगों को जा रही है वो ख़त्म हो जाएगी। वहीं कालाबाजारी करने की शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कलेक्टर दीपक सक्सेना ने की है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण अभियान के तहत 12 अगस्त 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक सघन जागरूकता अभियान चलाए जाने वाला है, जिसके तहत लोगों को बताया जाएगा कि एड्स को जाने, समझे और जांच कराएं। HIV ग्रस्त महिला भी HIV मुक्त शिशु को जन्म दे सकती है। जागरूकता अभियान की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के चुने हुए 10 जिलों में यह अभियान चलाया जाने वाला है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी, भारत शासन ने एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक ऐसी बीमारी है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। जब तक उसका इलाज चलता है हम उसका जीवन काल बढ़ा सकते हैं। शासन का ये प्रयास है कि ये बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो, और ये की भी जा सकती है। इसलिए सरकार ने इंटेंसिफाइड HIV एड्स से लड़ने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है, जो 12 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक 2 माह तक ये कार्यक्रम चलेगा। हम लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे कि HIV से कैसे बच सकते हैं। HIV पॉजिटिव यदि कोई होता है तो उसको समाज में हम स्थान दे सकें, उससे किसी तरह का भेदभाव ना करें, जिससे उसके मन में कोई हीन भावना ना आए। तो ये सब इस कार्यक्रम के अंतर्गत काफ़ी वृहद है। इंटेंसिफाइड का मतलब है बहुत बड़े स्तर पे इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इंजेक्शन के द्वारा ये बीमारी फैल रही, वो ड्रग एडिक्ट लोगों में ज़्यादा है कि एक ही सिरिंज का उपयोग वो ड्रग लगाने में ज़्यादा लोग कर रहे हैं। इसके अलावा माता से बच्चे में ये बीमारी फैल रही है या स्थानांतरित हो सकती है, तो उसके लिए शासन ने सभी गर्भवती महिलाओं का HIV टेस्ट जरूरी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एड्स की रोकथाम में सरकार को सफलता मिल रही है। इस बीमारी के बढ़ने की दर में 8% कमी आई है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, इस बीमारी की रोकथाम में मदद मिल रही है। सरकार का लक्ष्य इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही क्रूरता और अत्याचार से समूचे देश में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना की निंदा करते हुए युवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने अंबेडकर चौक पर बांग्लादेशी जिहादियों का पुतला दहन किया और जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र सौंपकर बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग की। आज भारत जहां पंथ निरपेक्ष होकर सभी को सुरक्षा और सभी की रक्षा देता है, जो हिंदू हैं वो विभिन्न देशों में रह रहे हैं, उनके ऊपर सिर्फ इसलिए इतना आतंक किया जाता है कि वो हिंदू हैं। आज हमने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, जो विभत्स घटनाएं हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुई हैं, उसके विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी को चेताने के लिए हमने पुतला दहन किया है और बांग्लादेश सरकार की निंदा करते हैं, वहां के जिहादियों के ऊपर कार्यवाही हो ऐसी मांग करते हैं। युवा संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि इन हालातों का फायदा जिहादी भी उठा सकते हैं, लिहाजा देश में बांग्लादेशी जिहादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाना जरूरी है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल स्थित क्रैशर बस्ती गणेश नगर में सड़क के गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। पुलिया के पास सड़क धसकने से एक बड़ा गड्ढा हो गया है जो जानलेवा साबित हो रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पार्षद और अधिकारियों को कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन राहत नहीं मिली। जिम्मेदार लोगों को शायद यहाँ किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। कई बार राहगीर यहाँ गिरकर घायल भी हो चुके हैं। यहाँ कोई भी गाड़ी एम्बुलेंस तक बड़ी वाली जो वो भी निकलने में दिक्कत होती है। किसी की भी मौत हो सकती है यहाँ पर। अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर यहाँ पर आ जाए कोई बड़ी गाड़ी लेकर तो पूरी धंस जाएगी वहाँ पर। एक दिन मेरी भी गाड़ी यहाँ वो छोटा हाथी है वो भी यहाँ पर धंस गई थी। बड़ी मुश्किल सब लोग का मैंने हेल्प मांगा तब जाकर निकला यहाँ से वो। मैं सबसे निवेदन करता हूँ अपने विधायक जी से, पार्षद जी से कि इसको आकर देखें, नहीं तो कईयों की मौत हो जाएगी यहाँ पर। सर ये गड्ढा बहुत दिन करीब 10-12 दिन से है। हाँ। और आदरणीय पार्षद जी महोदय जी को भी इसका अवगत कराया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई सर। पूरी बस्ती को प्रभावित कर पार्षद जी को बोले और मान ली हम विधायक जी कहाँ भी गए थे तो उनने ही बोला है, आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन में ये क्लियर हो जाएगी। क्रैशर बस्ती में रहने वालों का कहना है कि 2000 परिवार इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा नगर निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर सड़क और पुलिया को जल्द दुरुस्त कराना चाहिए। जबलपुर के सिविल लाइन थाने में नाइजीरिया का एक युवक पुलिस का मेहमान बनकर रह रहा है। इस विदेशी नागरिक का नाम जॉन अनुबिरी उर्फ ब्राउनी है। 2018 में स्टेट साइबर सेल ने इसे और उसके 3 भारतीय साथियों हरेंद्र सिंह, बद्रीश मिश्रा और शिवम गुप्ता को गिरफ्तार किया था। इन पर जबलपुर की रहने वाली एक महिला से मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप था। 6 साल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चला और करीब 25 दिन पहले कोर्ट ने ब्राउनी को दोषमुक्त और बरी कर दिया। ब्राउनी रिहा तो हो गया लेकिन जेल से रिहाई मिलने के बाद अब उसे वापस उसके देश भेजने की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में सुरक्षा के नजरिए से फिलहाल उसे सिविल लाइन पुलिस ने थाने में रखा है। पुलिस इसके खाने पीने का खर्च उठा रही है। सीएसपी ओमती पंकज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्राउनी के वीजा की वैधता खत्म हो गई है। पुलिस ने उसे उसके देश वापस भेजने के लिए केंद्र सरकार और दूतावास से पत्राचार किया है। उसे वापस नाइजीरिया भेजने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उससे पूर्व में 2018 में साइबर फ्रॉड के केस में स्टेट साइबर के द्वारा पकड़ा गया था। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे पेश किया गया था। तो जहां से उसे उसका ट्रायल चल रहा था और उसमें वो उसी मामले में जेल पे था और लगभग 3-4 साल बाद इसे जमानत मिल गई थी तो ये इसे छोड़ दिया गया था। आफ्टर दैट कई इसके समन वगैरह जारी हुए थे और ये समन तामीली के बावजूद पेश नहीं हुआ था तो इसका स्थायी वारंट जारी किया था कोर्ट ने। तो उस पर जून 2024 में से पुनः गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया था जहाँ से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। अभी रिसेंट में 20-25 दिन पहले उसे उस मामले में बरी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो चूँकि उसका वीज़ा नहीं है तो वो अवैध रूप से देश में रह रहा था इसलिए उसे डिटेन करके रखा गया है टाइम भी। और उसमें अभी पत्राचार भी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को। तो उसमें जैसे ही आदेश आएगा तो उसे फिर कंसर्निंग प्रोसेस फॉलो करके कंसर्निंग कंट्री को डिपोर्ट करेगा। ये एक साइबर फ्रॉड में ऐसा करते थे, एक मैट्रिमोनियल साइट बनी हुई थी उसमें 2-3 इंडियन लोग थे और एक ये नाइजीरियन पर्सन था। तो ये मैट्रिमोनियल साइट बना करके और कोई भी ऐसे मतलब फीमेल पर्सन हैं उनसे कम्युनिकेट करते थे और उनको ये मतलब दर्शाते हुए कि ये NRI हैं या फिर फॉरेन पर्सन्स हैं और उस बेस पे उनसे बातचीत करके और किसी अदर नाम से अदर के लिए अलग अलग बहानों से इनसे पैसे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इस केस में जबलपुर की विजयनगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला थी, उनसे ये NRI पर्सन बन करके बात कर रहे थे और मतलब शादी के बिहाफ में। और फिर बाद में इंडिया आने के नाम पर कि मैं इंडिया आ रहा हूँ और मैं कस्टम में मुझे रोक दिया है, कस्टम क्लियरेंस के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कह के और उसे 16,26,000 रुपये ने लिए थे। और आफ्टर दैट फिर फ़ोन बंद कर लेना इस टाइप का। तो उनकी कंप्लेन पे स्टेट साइबर सेल में उनकी कंप्लेन हुई थी और वहाँ FIR दर्ज करके इसे गिरफ्तार करके कोर्ट पेश किया गया। अब क्या प्रोसेस होगी? इसको कितने दिन रहना पड़ेगा? जेल में ही रहेगा? कोई आज़ादी इसको है? नहीं, अब चूँकि अवैध रूप से रह रहे हैं इसलिए अभी इन्हें डिटेन करके रखा गया है और इसके संबंध में ज़िले से भी एक पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। तो जैसे ही वहाँ की प्रोसेस कंप्लीट होकर हमें आदेश आएगा तो हम इसे डिपोर्ट कर देंगे। नाम क्या है सर? उसका नाम जॉन उर्फ ब्राउनी है।
बताया जाता है कि ब्राउनी 2015 में अपने कुछ साथियों के साथ पासपोर्ट और वीज़ा पर भारत आया था। दिल्ली में इसने ऑटो पार्ट्स का काम किया और यहीं इसकी मुलाकात हरेंद्र, बद्रीश और शिवम से हुई थी, जिसके बाद इसने और इनके साथियों ने साइबर फ्रॉड करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने जबलपुर के विजयनगर में रहने वाली एक महिला से फ्रॉड करके लाखों रुपए की ठगी की। महिला ने अप्रैल 2018 में स्टेट साइबर सेल में इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद स्टेट साइबर सेल ने ब्राउनी और बद्रीश मिश्रा को दिल्ली से और हरेंद्र और शिवम को कानपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया और 3 साल जेल में रहने के बाद इन्हें जमानत पर रिहा किया गया। रिहाई होने के बाद ब्राउनी दिल्ली में ही रुका रहा। इस दौरान पेशी के लिए कोर्ट ने ब्राउनी को कई बार सम्मन जारी किया, लेकिन जब वह दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके बाद स्टेट साइबर सेल ने इसे दोबारा दिल्ली जाकर पकड़ा और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 1 माह तक सेंट्रल जेल में रहने के बाद जुलाई 2024 में कोर्ट ने ब्राउनी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अब ब्राउनी सिविल लाइन थाने में पुलिस का मेहमान बनकर रह रहा है। पुलिस अब तक उसकी वतन वापसी का प्रयास कर रही है। विजयनगर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले सीनियर और जूनियर छात्र के बीच हुआ विवाद थाने तक जा पहुंचा। इस मामले को लेकर देर तक थाने में हंगामा होता रहा। स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के सीनियर छात्र ने आरोप लगाया कि उसके स्कूल में ही पढ़ने वाले कक्षा 11वीं के एक जूनियर छात्र के साथ आए कुछ लोगों ने उसे स्कूल छूटने के बाद स्कूल के बाहर अपनी कार में बैठाया और जबरन थाने ले आए। सीनियर छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि रास्ते में उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले को लेकर थाने में काफी देर तक हंगामा होता रहा। दोनों ही छात्रों के परिजन और टीचर्स थाने पहुंच गए। इस बीच दोनों छात्रों ने एक दूसरे पर धमकाने और मारपीट करने के आरोप लगाए। पुलिस ने दोनों छात्रों की शिकायत को सुना और फिर दोनों पक्षों को समझाइश दी, जिसके बाद पुलिस हस्तक्षेप से मामले का पटाक्षेप हो गया। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि दरअसल कुछ दिन पहले एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के सीनियर और कक्षा 11वीं के एक जूनियर छात्र का बाइक से कीचड़ के छींटे उचटने को लेकर आपसी विवाद और हाथापाई हुई थी, लेकिन मामला स्कूल में ही शांत हो गया था। शनिवार को दोनों छात्रों में फिर विवाद हुआ। थाने आने पर पुलिस ने दोनों छात्रों की शिकायतों को सुना और समझाइश दी, जिसके बाद दोनों छात्रों ने आपसी सहमति से खुद ही विवाद का निपटारा कर लिया। 2 दिन पहले मोटरसाइकिल निकालते समय कहीं पानी भरा था स्कूल के पास, तो छींटे पड़ गए थे एक लड़के को। उस पर से इनने आपस में लड़ गए थे। थाने तक आ गए तो उन दोनों को समझाए। एक 11वीं पढ़ता है, एक 12वीं पढ़ता है। आए थे वो थाने, तो लिखित में दोनों दे दिए कि अब नहीं लड़ेंगे। हमने भी बोला कि अपनी लड़ना, पढ़ने वाले हो। इस घटना को लेकर थाने में काफी देर तक हंगामे और अफरा तफरी का माहौल बना रहा और थाने में दोनों पक्षों के लोगों की भीड़ लगी रही। शेयर मार्केट में रुपए लगाकर मुनाफा कमाने का लालच देकर एक रिटायर्ड आईटी अफसर के साथ 2 करोड़ 93 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में ओमती थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ओमती संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक पंकज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नेपियर टाउन सुखसागर सॉलिसिटर निवासी आईटी कंपनी के रिटायर्ड मैनेजर गिरीश कुमार शर्मा ने ओमती थाना पुलिस को लिखित शिकायत की थी कि शेयर में रुपए लगाने और मुनाफा कमाने का लालच देकर उनके साथ एक युवती सहित 2 लोगों ने 2 करोड़ 93 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की है। शिकायत की जांच के बाद ओमती थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। ओमती थाने में भी 2 दिवस पूर्व नेपियर टाउन निवासी एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने साइबर फ्रॉड की कंप्लेन की थी। तो उनके द्वारा बताया गया कि वो सोशल मीडिया साइट सर्फ कर रहे थे, तो उसमें एक बीच में ऐड आया होगा शेयर मार्केट ट्रेडिंग में गाइडेंस को लेकर के, और जिसमें ये बताया गया कि उसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड किया जाता है। तो उन्हें एक पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया और उनसे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराएगा, जिससे में उनकी बेसिक डिटेल्स वगैरह ली गई। और जब वो ऐप में इन्वेस्ट कर रहे थे उनकी गाइडेंस के हिसाब से, तो ऐप भी गाइडेड थी और उस ऐप में भी मतलब फेक ऐप थी, जिसके माध्यम से उसमें उनका पैसा इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और पिछले मतलब 3-4 महीनों में उन्होंने अलग अलग मोड में अलग अलग अमाउंट में टोटल लगभग 2 करोड़ 93 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और जिसमें कि ऐप में वो समथिंग 38 करोड़ रुपए दिख रहा था। और जब विड्रॉ करने का उन्होंने प्रयास किया तो वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। तो फिर जब उनका इंट्रैक्शन हुआ तो उन्हें समझ में आया कि साइबर फ्रॉडर्स हैं और जिनके माध्यम से उनका पैसा उनके अकाउंट में चला गया है। तो उन्होंने उस पर कंप्लेन की है। ओमती थाने में उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जल्द से जल्द हम उन्हें ट्रेस कर लेंगे और जो स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। ओमती थाना पुलिस ने शिकायत पत्र की जांच के बाद मामले में डोना एंडरसन और अभिराम एल्सवरापू नामक 2 लोगों के विरुद्ध ऑनलाइन ठगी करने के मामले में धारा 316(2), 318(4) BNS सहित
66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मामला दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। शासकीय सिविल अस्पताल सिहोरा में बच्चों के टीकाकरण के बाद एक 9 माह के बच्चे की मौत हो जाने के बाद हंगामे की स्थिति बन गई। बच्चे के परिजनों ने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामा मचा रहा और मौके पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए एवं बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि रोहित बर्मन के पुत्र को शुक्रवार को पेंटा वैक्सीन लगाई गई थी और वैक्सीन लगाने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। वहीं बच्चे का पोस्टमार्टम मेडिकल में कराया गया और रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बच्चे की श्वास नली में दूध फंसा हुआ था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। कल उस बच्चे को सिहोरा के सिविल हॉस्पिटल में, जो हमारा कल वैक्सीनेशन डे भी रहता है, टीकाकरण दिवस रहता है, तो एक 9 माह के बच्चे को उनके परिजन लेकर आए थे। उसको पेंटा वैक्सीन वहाँ पर लगाई गई थी और फिर माँ उसको लेके घर चली गई थी। घर जाकर उस माँ ने उस बच्चे को दूध पिलाया और अपने बाजू में लिटाए ही दूध पिलाया और उन दोनों की नींद लग गई। करीब 1.5 घंटे 2 घंटे बाद माँ की जब नींद खुली तो उसे बच्चे में कोई ऐसा लगा कि कोई हिलडुल नहीं रहा है, बच्चा निष्क्रिय है। तुरंत उसको प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर पहुँचे तो प्राइवेट डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा तो मृत है। तुरंत उनके परिजन काफ़ी संख्या में अस्पताल आए, काफ़ी हंगामा हुआ। जो नर्स ने इंजेक्शन लगाया था उसको जान बचाकर भागना पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उस बच्चे की सांस की नली में पूरा दूध भरा हुआ था। तो इस माता से ये गलती हो गई कि उसने लेटे लेटे दूध पिलाया, डकार नहीं दिलाई, तो जो गैस उसकी निकली नींद में, वो गैस के साथ दूध भी ऊपर आया गले में और वो सांस की नली में चला गया और उसका एक तरह से सांस रुकने के कारण मृत्यु हो गई। वहीं मासूम बच्चे की मौत की घटना के बाद उसके परिजनों में शोक की लहर है। रांची थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार में लिप्त एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद की गई है। रांची थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात सुभाष नगर झंडा चौक पावर हाउस के पीछे अवैध शराब की बिक्री की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस टीम ने दबिश देकर मौके पर विकास कश्यप नामक एक युवक को धर दबोचा, जबकि उसका एक साथी गौरव सिंह राजपूत अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस को मौके पर बोरियों में अवैध शराब और विकास के पास शराब बिक्री के 630 रुपए बरामद हुए। पूछताछ में विकास ने पुलिस को बताया कि वह गौरव के कहने पर अवैध शराब की बिक्री करता है, जिसके एवज में उसे गौरव 300 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी देता है। आरोपी विकास की निशानदेही पर पुलिस ने कुल 341 पाव देशी शराब बरामद की है और आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सुभाष नगर झंडा चौक में पावर हाउस के पास विकास कश्यप को अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 341 पाउंड देसी मदिरा प्लेन और उसके द्वारा बताया गया कि 9 पाउंड शराब बिक्री किया था, जिसकी रकम उसके पास रखी थी। उसकी रकम का आकलन करने पर शराब बिक्री की रकम 630 रुपये मिली है, जो विधिवत गवाहों के समक्ष जब्त की गई है। पुलिस अब फरार आरोपी गौरव की तलाश कर रही है। गौरव की गिरफ्तारी के बाद ये रहस्य उजागर होगा कि वह अवैध शराब कहां से लाता था। फिलहाल पुलिस ने गौरव की तलाश तेज कर दी है।